गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रेगर्स और मेंडल्स के द्वारा जो किए गए एक्सपेरिमेंट है। इसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट है उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो इसकी बात हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे हम? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो हमारी यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 7। कौन सी चल रही है हमारी? यूनिट नंबर 7 हमारी इस समय रन कर रही है। इस यूनिट नंबर 7 का नाम क्या है? नाम है इसका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसी का हम लोग जो लेक्चर्स लगा रहे हैं, इस लेक्चर का जो क्रम है वो है 4। अभी तक टोटल हम लोग 3 लेक्चर्स लगा चुके हैं, ठीक है। और इन 3 लेक्चर्स में हम लोग ने स्टडी क्या किया है, तो पहले तो वो मैं आपको रिकैप करा देता हूं और फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझना। और ग्रेगर्स और मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन से 3 कंक्लूजन दिए उसकी भी बात करेंगे। वो कंक्लूजन किस बेस पे उन्होंने निकाले इसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊंगा? रिकैप कराऊंगा कि अभी तक जो 3 सेशन हुए हैं उसमें हम लोग ने क्या स्टडी करी है। देखिए, जो फर्स्ट सेशन था उसमें हम लोग ने बात करी थी जेनेटिक्स से रिलेटेड। आपको पता है डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। तो वो सारे स्टेटमेंट साइंटिस्ट के बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग ने जो बात करी थी वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने मेंडलिज्म की बात करी। मेंडलिज्म का मतलब है, जैसे आप लोग बोलते हैं गांधी का गांधीवाद है, वैसे मेंडल का मेंडलिज्म है। तो मेंडलिज्म में हम लोग ने देखा कि उनका जो लाइफ थी, बर्थ से लेके डेथ तक उनके क्या वर्क रहे, उनका बर्थ कहां पे हुआ, डेथ का कैसे हो गई, और किस पब्लिकेशन में उनके जो रिसर्च पेपर थे वो प्रकाशित हुए, क्यों उनको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाया, क्यों उनको अपने एक्सपेरिमेंट में सफलता मिली। बहुत से सारे ऐसे साइंटिस्ट थे उस समय जो जैसे कार्ल ड्यूटर वगैरह थे, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन उनको प्रॉपर सफलता नहीं मिल पाई थी। तो उनके रीजंस को हम लोगों ने इस लेक्चर नंबर 2 में समझा था। लेक्चर नंबर 3 में जो इसके जस्ट पहले का लेक्चर था, इसमें हम लोग ने बात करी थी कैरेक्टर और ट्रेट्स। ये 2 ऐसे टर्म हैं जिससे जब हम जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं और अगर इन टर्म्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो वो सारे टर्म्स जो कंफ्यूजिंग टर्म्स थे जेनेटिक्स के, वो सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स की हम लोग ने यहाँ पे बात करी थी। और इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखे थे जो हमारे जेनेटिक्स के एग्जामिनेशन, जेनेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। और इस क्रॉस के बेस पर जो मेंडल ने 3 कंक्लूजन दिए हैं उसकी बात करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस और उसमें दिए गए कंक्लूजन की। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम 2 अलग अलग प्योर लाइंस के बीच में क्रॉस कराएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कहती है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन कहती है कि जब हम कंसीडर करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर्स को एट ए टाइम इन ए क्रॉस, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर क्या होता है। जैसे सिंपल सी बात समझिए, अगर हम बोले कि किसी पर्टिकुलर के एक कैरेक्टर पे हम बात कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वो कैरेक्टर लेंथ है। क्या है बेटा? लेंथ है। वो कैरेक्टर फ्लावर का कलर भी हो सकता है। तो देखो, लेंथ और कलर क्या है? कैरेक्टर है। अब अगर हम ट्रेट्स की बात करें तो लेंथ अगर वो टाल है तो हम बोलेंगे भाई ये लंबा पौधा है, और अगर हम वो ड्वार्फ है मतलब बौना है तो मतलब लेंथ क्या है? उसकी लंबाई है। लंबाई 2 तरीके से हो सकती है, अगर ज्यादा है टाल है, अगर बहुत कम है तो ड्वार्फ है। तो लेंथ हो गया हमारा कैरेक्टर और टाल एंड ड्वार्फ हो गए हमारे ट्रेट्स।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात जरा कर लेते हैं दूसरे तरीके की कैरेक्टर्स की। हम मान लेते हैं फ्लावर का कलर। अब फ्लावर भी आपको पता है दो तरीके के हैं, तो कलर तो हो गया कैरेक्टर, और मान लेते हैं एक है रेड फ्लावर और दूसरा है व्हाइट फ्लावर। तो रेड और व्हाइट क्या हो गया, ट्रेट हो गया। बात समझ में आ रही है? और कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो क्या बेसिक डिफरेंस है कैरेक्टर में और ट्रेट में, ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ट्रेट क्या है, कैरेक्टर का ही एक पार्ट है। मतलब एक कैरेक्टर्स के दो ट्रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक ट्रेट हो सकता है डोमिनेंट हो और दूसरा जो ट्रेट हो वो कैसा हो, वो रिसेसिव। अब हम किसको डोमिनेंट कंसीडर करेंगे, किसको रिसेसिव कंसीडर करेंगे, इन सब की बात हम लोग अब आगे इस क्लास में करने वाले हैं। यहां पर सिर्फ एक ही बात हो रही है कि एक टाइम पे हम एक कैरेक्टर्स को आधार बनाएंगे। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, अगर हम लेंथ को सिर्फ आधार बना रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर हम सिर्फ कलर को आधार बना रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर हम इन दोनों को आधार बना लें अपने क्रॉस में और कंक्लूजन निकालना चाहें तो ऐसे क्रॉस को हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन हमें समझना क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आओ दोस्तों समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। सेकंड कुछ पॉइंट और हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल सिलेक्टेड टाल एंड ड्वार्फ प्लांट। लेकिन याद रखिएगा इस क्लास को कराने के लिए मेंडल ने जो अपना इफर्ट्स किया बहुत अच्छा इफर्ट्स था, और उसमें उन्होंने जो क्लास वो कराना चाहते थे वो प्योर टाल और प्योर डार्फ के बीच में कराना चाहते थे। प्योर टाल और प्योर डार्फ, इसका मतलब क्या होता है, प्योर टाल जैसे हमने बोला कि लेंथ के लिए हम मान लेते हैं कि टी जीन है, लेंथ के लिए हम मान लेते हैं टी जीन है, तो एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। हम मान लेते हैं डोमिनेंट एलील्स को कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे और जो रिसेसिव एलील है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये दोनों एलील्स अगर सेम आती हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये होमोजाइगस है। दोनों एलील्स चूंकि डोमिनेंट हैं तो प्रोजेनी क्या होगी, टाल होगी। अब दूसरा केस देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, मतलब डोमिनेंट एलील भी है रिसेसिव एलील भी है, तो आपको पता है मेंडल ने क्या बताया था कि अगर किसी इंडिविजुअल्स के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए कोई अगर डोमिनेंट एलील है तो उसके उपस्थित में जो ये रिसेसिव एलील है वो अपना जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है। अब यहां पर हम बात करते हैं प्योर और अनप्योर की। आप देखिए कि जिस इंडिविजुअल के अंदर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जिसके अंदर दोनों एलील अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे कि ये प्योर है। और जिस इंडिविजुअल के अंतर्गत किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर दोनों एलील सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये इम्प्योर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेंडल क्या चाहते थे। मेंडल चाहते कि प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में हम क्रॉस कराएं। तो मेंडल उस समय ना तो आपको पता है ना क्रोमोसोम के बारे में पता था, ना जीन्स के बारे में पता था। उनको एक ही वर्ड एलिमेंट्स का यूज कर रहे थे, आपको पता है, कुछ भी उनको नहीं पता था। तो कैसे वो प्योर लाइन का सिलेक्शन करते, कैसे वो देखते कि ये पर्टिकुलर प्लांट प्योर है या पर्टिकुलर प्लांट प्योर ड्वार्फ है। इसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस अपनाया। वो प्रोसेस क्या था उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हम पेरेंट्स चूज करेंगे वो प्योर टाल और प्योर डार्फ होगा। तो कैसे भाई प्योर टाल और प्योर डार्फ हम ये जान पाएंगे कि ये प्योर टाल ही है। इसके लिए मेंडल ने एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक अपनाई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 3 स्टेप में प्रोसेस करी। उन्होंने सबसे पहले रैंडमली देखा कि गार्डन में जितने भी टाल प्लांट थे, रैंडमली उन्होंने देखा कि गार्डन में जितने भी टाल प्लांट थे उन सारे प्लांट्स को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने 2 टाल प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया। तो जब क्रॉस कराया तो उनको जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन में
उनको कुछ पौधे यहां पर टाल मिले, नहीं सॉरी, F1 जनरेशन में उनको सारे के सारे पौधे उनको टाल मिले। लेकिन जब इनको फिर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया और तो इन्होंने देखा कि कुछ पौधे इसमें इनको टाल मिल रहे हैं और कुछ उनको डॉर्फ मिल रहे हैं। मतलब जो रेशियो आया 3:1 का आया। अभी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि किस तरीके से उन्होंने प्योर लाइन को सिलेक्ट किया। तो जब उन्होंने टाल और टाल के बीच में किया तो पहली जनरेशन में उनको टाल मिले, लेकिन जब सेकंड जनरेशन में किया तो फिर टाल और डॉर्फ मिल गए। फिर उन्होंने क्या किया कि डॉर्फ को इन्होंने अलग कर दिया, फिर उन्होंने टाल को ले लिया और इन्हीं टाल की सेल्फिंग कराई। मतलब इसी टाल प्लांट का एक ही प्लांट है और उसी प्लांट्स के फ्लावर के अंदर जो पॉलन है और जो स्टिग्मा है, पॉलन में स्टिग्मा को लैंड कराया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, मतलब ऑटोगैमी कराई। और ऑटोगैमी से आपको पता है कि धीरे धीरे फिर यहां पर टाल प्लांट्स का जो परसेंटेज बढ़ने लगा। एक ऐसा पॉइंट आया कि जब जहां पर सिर्फ और सिर्फ टाल ही प्लांट मिलने लगे तो उनको समझ में आया कि अब हम जब बार बार इसको हम सेल्फिंग करा रहे हैं तो सिर्फ हमको टाल प्लांट मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अब प्योर लाइन आ चुकी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक प्योर लाइन कैसे पाई जाती है। अगर हमको प्योर टाल पाना है तो आप डॉर्फ को हर बार हटाते जाइए और जब तक आप लगभग 8 जनरेशन 10 जनरेशन तक जब आप करेंगे तो प्योर लाइन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने प्योर टाल का सिलेक्शन किया और उन्होंने प्योर डार्क का सिलेक्शन किया। अब जैसे प्योर डॉर्फ चाहिए तो टाल हटाते जाइए, डॉर्फ प्लांट की ही सेल्फिंग कराते जाइए, सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाइए और फाइनली आपको 8-10 जनरेशन के बाद प्योर लाइन मिल जाएगी। तो फाइनली इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंट्स इन्होंने चुने वो चुने प्योर टाल और प्योर डॉर्फ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या हुआ, जब इन्होंने प्योर टाल और प्योर डॉर्फ चुने और इन दोनों के बीच में जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, देखो बच्चों 3 वर्ड आते हैं, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। पॉलिनेशन में 3 वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है ऑटोगैमी, एक वर्ड आता है ऑटोगैमी, दूसरा वर्ड आता है गाइटिनोगैमी और तीसरा वर्ड आता है क्रॉस पॉलिनेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन की। तो ऑटोगैमी और गाइटिनोगैमी क्या है, यहीं पर समझ लो तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। ऑटोगैमी का मतलब क्या है कि मान लो ये प्लांट है, यस, और इस प्लांट पे एक फ्लावर इस तरीके से लगा हुआ है। इस फ्लावर में अपना इसका फीमेल पार्ट भी होगा, मेल पार्ट भी होगा, अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो। ऑटोगैमी का मतलब क्या है कि सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो हम इसको बोलेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का दूसरा मतलब ये होता है कि प्लांट सेम हो, भले ही फ्लावर अलग हो, इस फ्लावर का पॉलन अगर स्टिग्मा पे लैंड करे तो भी हम इसको क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? गाइटिनोगैमी का मतलब क्या हो, सॉरी, ये जो फर्स्ट वाला था इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। गाइटिनोगैमी का मतलब क्या है कि प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है और इस फ्लावर का अगर पॉलन इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो इसको हम बोलते हैं गाइटिनोगैमी। मतलब गाइटिनोगैमी का मतलब क्या है, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है तो गाइटिनोगैमी। और अगर फ्लावर सेम है और उसी फ्लावर के पॉलन उसी के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि दो प्लांट अलग अलग हो। क्या हो? दोनों प्लांट्स अलग अलग हो। जैसे हम मान लेते हैं एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट ये है, तो इस प्लांट का फ्लावर का पॉलिनेशन अगर इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब दोनों प्लांट अलग अलग हैं। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, अब देखो फाइनली यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। मतलब दोनों प्लांट्स क्या है? अलग हैं। अब क्या करेंगे, जब हमने प्योर टाल और प्योर डॉर्फ के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो मेंडल ने देखा कि जो F1 जनरेशन पहली जनरेशन थी, सभी के सभी जो प्लांट्स थे पी वाले, सभी के सभी लंबे पौधे थे, आल टाल थे। क्लियर है? F1 जनरेशन में
जब वो सेल्फ लाइन, जब उन्होंने प्योर लाइन का सिलेक्शन कर रहे थे तो भी उनको यही रिजल्ट मिल रहा था, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, जब इनको सभी टाल प्लांट मिले तो अब चूंकि एक्सपेरिमेंट की देखो शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत में उन्होंने क्या बताया कि जब भी हम किसी प्योर टाल और प्योर डार्फ के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन होगी उसमें सभी पौधे हमको लंबे मिलेंगे, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी टाल प्लांट थे इन टाल प्लांट्स का इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, वही ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल से वन प्लांट है, उसी के फ्लावर के पॉलिन को उसी के स्टिग्मा पे लैंड करा दो तो सेल्फ पॉलिनेशन है। या प्लांट सेम है, दो फ्लावर अलग अलग हैं उसी प्लांट के, और उन दोनों फ्लावर्स के बीच में एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन ले लीजिए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करा दीजिए, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो उन्होंने क्या कराया, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मतलब जितने टाल प्लांट थे उनपे उन्होंने उसी प्लांट के अंदर उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपको पता है उन्होंने टेक्निक यूज करी थी इमैस्कुलेशन और बैगिंग, जिसके बारे में हम लोग बात मेंडलिज्म में कर चुके हैं। तो जो बच्चे यहां पर नए हैं उस टेक्निक्स को जरूर वहां से सीखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी टाल प्लांट थे इन सारे टाल प्लांट्स की इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन में प्लांट आए हैं उसमें 75% प्लांट लंबे थे और 25% प्लांट इनके ड्वार्फ थे। मतलब ये जो टाल वाले प्लांट जो F1 जनरेशन में दिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन जनरेशन में इस ड्वार्फ प्लांट के लिए जीन्स थे। जीन्स तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मेंडल्स को नहीं पता था जीन्स के बारे में, लेकिन आज तो हमें पता है तो हम बात तो ये कर सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि भाई ये जो टाल प्लांट थे वो प्योर नहीं थे। वो प्लांट कैसे थे, वो प्लांट इम्प्योर थे। कैसे पता चला जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई तो जो F2 जनरेशन में 75% प्लांट टाल मिले और 25% प्लांट ड्वार्फ मिले। मतलब रेशियो जो आया फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में वो 3:1 का था। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट वो रेशियो होता है 3:1। कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज दैट हमने टाल प्लांट लिए और टाल प्लांट से 100 प्लांट हमने ग्रो कराए मिट्टी में, तो 100 में से अगर 75 प्लांट लंबे हैं और 25 प्लांट बौने हैं तो रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। रेशियो क्या हो गया, 3:1 का। भाई 25 से 75 और 25 से कम 25, तो रेशियो क्या हो गया, 3:1 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 3:1 का रेशियो कैसे आया। अभी यहां पर मेंडल रुक नहीं रहे हैं, आगे फिर इन्होंने सेल्फिंग कराया इस टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को समझने के लिए। जब इन्होंने फिर सेल्फिंग कराई मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने देखा कि जो ये तीन टाल प्लांट है, जब हम इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं तो यहां पर भी तीनों के तीनों प्लांट लंबे मिल रहे हैं। तीनों के तीनों प्लांट्स क्या है, लंबे हैं। लेकिन जब ड्वार्फ प्लांट का इन्होंने कराया सेल्फिंग तो यहां पर ड्वार्फ के सारे प्लांट्स कैसे थे, 8 ड्वार्फ थे। अब देखो यहां पर जो प्योर एक टाल था, अब कैसे प्योर और इम्प्योर का पता चला। इन्होंने जो 3 प्लांट थे जब फिर इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इसमें से जो प्योर वाले थे वो सभी कैसे आए, सभी टाल आए। और जो 2 टाल इम्प्योर थे उसमें एक टाल आया और एक ड्वार्फ आया। कैसे पता चला, क्योंकि जब हमने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया और इसके बाद जब सीड बने और सीड को जब हमने जमीन में बोया तो इसमें 3 टाल और एक ड्वार्फ दिख गए। इसका मतलब ये जो टाल दिख रहे थे वो कैसे थे, इम्प्योर थे। और यहां पर जो टाल दिख रहे थे वो प्योर इसलिए थे क्योंकि जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो सभी के सभी प्लांट कैसे आ गए, टाल आ गए। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अभी हमने सिर्फ फिनोटाइप की बात करी है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका जो फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 3:1 का। क्लियर है बेटा। चलिए अब हम इसको एक पनिट चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में किस तरीके से ये समझ में आएगा कि इनका जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे था। इम्प्योर का जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, प्योर का कैसा है, इसको समझ लेते हैं। चलिए एक बात बच्चों और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूजिंग रहते हैं। उनको ये समझ में आता होगा कि भाई ये टाल प्योर है, ये
डॉट प्योर है, मतलब दोनों प्योर लाइन है, इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो सभी यहाँ पर इम्प्योर दिख जाते हैं, सभी टाल दिख जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये टाल प्लांट का फ्लावर था और ये डॉट प्लांट का फ्लावर था। तो हमने क्या किया कि एक प्लांट के पॉलिनेशन को, एक प्लांट के पॉलिन को दूसरे प्लांट्स के फ्लावर में लैंड करा दिया, पॉलिनेशन करा दिया। जब पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या होगा? पॉलिनेशन कराएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन क्या डेवलप होंगे? सीड डेवलप होंगे। तो जो सीड हमको ऑब्टेन होंगे, जब उन्हीं सीड्स को हम यहाँ पर मिट्टी में बोते हैं तो वहां पर ये रिजल्ट्स मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। यहां पर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मेटिंग करा के हम उसकी सीड बना रहे हैं फीमेल प्लांट में, और सीड को जब हम मट्टी में बो रहे हैं, मट्टी में हम जब जर्मिनेट करा रहे हैं तो हमको ये रिजल्ट मिल रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे कि इनका वास्तव में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। तो एक तो रिजल्ट आपको ये आ गया कि F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 3:1। चलिए क्यों? क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर्स को यहां पर आधार बनाया है। अब हम ऐसी बात करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हम कैसे देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर। इसको हम बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम चेकर बोर्ड मेथड। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। यस, हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं चेकर बोर्ड मेथड। पहली बार साइंटिस्ट का नाम है रेजिनाल्ड सी पनेट। इन्होंने सबसे पहले द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरेशन टू एनालाइज इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ स्क्वायर्स, मेल गैमीट लाई हॉरिजॉन्टली एंड फीमेल गैमीट लाई वर्टिकली। इन्होंने सबसे पहले, पनेट ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है एक स्क्वायर्स के फॉर्म में मेल और फीमेल्स को और उनके अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। किस तरीके से? इन्होंने ये कहा कि जब भी हम गैमीट बनाते हैं, क्या अगर हमको गैमीट बनाना है तो हम क्या करेंगे? याद रखिएगा, जब भी हमको गैमीट बनाना है तो एक चीज देखिएगा, जब भी यहां पर देखो, यहां पर हम लोग यहां पर गैमीट बना रहे हैं तो यहां पर जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल में हम रखते हैं फीमेल को। वर्टिकल में किसको रखते हैं? फीमेल को। और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं यहां पे हम रखते हैं मेल के गैमेट्स को। तो याद रखिएगा जब भी हमें गैमेट्स बनाना है तो इस चीज का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह पर टीचर्स ये बता रहे हैं कि आप किसी को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पनेट्स के अनुसार अगर आपको देखना है गैमीट्स के बीच में देखना है कि किस तरीके का इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो आपको करना क्या है कि आपको मेल जो गैमीट्स है उसको यहां पर लिखना है। कैसे लिखना है? हॉरिजॉन्टली। और फीमेल को लिखना है वर्टिकली। चलिए अब किस तरीके से यहां पर देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। देखो यहां पर हम लोगों ने जो प्योर लाइन लिया था, यहां पर प्योर टाल कैसे दिख रहा है? क्योंकि दोनों एलिल्स क्या है? सेम है, प्योर टाल है। और यहां पर दोनों एलिल्स क्या हैं? सेम है। ये प्योर डार्क है, कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। जब हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, क्या कराया बेटा? क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में आपको पता है अगर आप इसका गैमीट बनाओगे तो गैमीट कैसे बनेगा? यहां पर जो गैमीट बनेगा वो एक ही तरीके का तो बनेगा। अगर हम दो गैमीट बनाते हैं तो टाइप तो एक ही है। अगर यहां पर हम गैमीट बनाते हैं तो स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। देखो बेटा गैमीट बनाना कोई टफ चीज नहीं है। जो इंडिविजुअल्स के अंदर आपको एलिल्स दिख रहे हैं वो दोनों एलिल्स को आप सेपरेट कर दें तो जो रिजल्टेंट्स जो आएगा वो आएंगे, गैमीट्स आएंगे। क्लियर है मेरी बात? आप सोचो अगर ये गैमीट्स, मान लो तो एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट है, जब ये फ्यूज करेंगे तो एक ही तरीके का तो इंडिविजुअल के अंदर ये कैरेक्टर्स दिखेंगे। तो यहां पर आप देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि जब हमने प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के बीच में जब क्रॉस कराया तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में हम क्या देख रहे हैं कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहां पर F1 जनरेशन में मिल तो हमें टाल रहा है, कैपिटल टी है क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर यहां पर उपस्थित है। इसकी वजह से F1 जनरेशन में सभी हमको टाल मिल रहे हैं, लेकिन ये टाल कैसा है? इम्प्योर है। अब ये जानने के लिए कि पर्टिकुलर ये जो टाल है इसमें कितने प्योर हैं और कितने इम्प्योर हैं, इसको समझने के लिए हमको क्या करना है? हमें इसके गैमीट्स बना लेने।
तो गैमेट जब बनाएंगे तो एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। हम एक मान लेते हैं एक गैमेट मेल का है और एक गैमेट फीमेल का है। जो फीमेल वाला है उसको आप वर्टिकल रख दीजिए और जो मेल वाला है उसको आप हॉरिजॉन्टल रख दीजिए। जब कैपिटल टी और कैपिटल टी क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो ये प्योर है, ये दोनों क्या है, इम्प्योर है, हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक जैसे एलील नहीं है और यहाँ पर एक जैसे एलील है, ये प्योर है। तो यहाँ पर देखो एक प्योर है एक प्योर है, तो इसका मतलब प्योर कितने हैं, एक प्योर हो गया, इम्प्योर कितने, 1 और 2 हो गया, और फिर एक प्योर है। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2:1 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये रेशियो कैसा है, 1:2:1 का। लेकिन अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो में जब आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर आप देखेंगे ये लंबा होगा, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होगा। तो लंबे कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 आ गया, और बौने कितने होंगे 1, तो 3:1 आ गया। तो 3:1 क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो, और 1:2:1 क्या हो गया, ये हो गया हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। तो यही तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स हैं कि यहां पर कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जीनोटाइपिक रेशियो मिल रहा है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो मिल रहा है 3:1 का। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहां पर जो कैपिटल टी है ये कैसे हैं, ये प्लांट तो इसका टाल होगा और कैसा होगा, डोमिनेंट है और होमोजाइगस है, डोमिनेंट होमोजाइगस है। ये कैसा है, ये हेटेरोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, डोमिनेंट तो है लेकिन हेटेरोजाइगस है। और स्मॉल टी कैसा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ड्वार्फ है और रिसेसिव होमोजाइगस है। क्योंकि स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है ना, कैपिटल टी डोमिनेंट था इसलिए हमने यहां पर डोमिनेंट बोल दिया, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। लेकिन क्योंकि यहां दोनों एलील्स रिसेसिव है लेकिन होमो तो है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिसेसिव होमोजाइगस। होमो वर्ड हम तब बोलेंगे जब दोनों एलील सेम हो। देखो यहां पर स्मॉल टी दोनों क्या है, सेम है, लेकिन यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमने यहां पर वर्ड क्या यूज कर लिया, हेटेरो। क्लियर है बेटा। तो अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो हमने क्या देखा कि मोनोहाइब्रिड क्लास में जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 था और जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो 1:2:1 है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी जो हमें बात करनी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करनी है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो 3 कंक्लूजन दिए वो कौन कौन से थे, जरा इसको देख लेते हैं। तो जब इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट करे मेंडल ने, तो 3 उन्होंने कंक्लूजन दिए। वो 3 कंक्लूजन कौन कौन से थे। पहला कंक्लूजन उन्होंने कहा कि कंक्लूजन ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स आर यूनिट फैक्टर। उन्होंने कहा कि कोई भी कैरेक्टर किसी इंडिविजुअल के अंदर हमेशा पेयर्ड में उपस्थित रहता है। मान लेते हैं वो डोमिनेंट है तो हो सकता है कैपिटल टी हो। अगर हम मान लेते हैं ये कैरेक्टर कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में प्रेजेंट हो सकता है, या स्मॉल टी और स्मॉल टी के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये तो एक सिंपल सी बात मेंडल ने करी कि कोई भी कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर है लेंथ को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोमिनेंट कैपिटल टी और ड्वार्फ स्मॉल टी। तो ये जो कैरेक्टर है लेंथ का, आप देखिए यहां पर पेयर्ड में उपस्थित है, ना, पेयर्ड यूनिट फैक्टर है। भले ही ये प्लांट लंबा हो, भले ही ये इम्प्योर हो, लेकिन है तो पेयर्ड में, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी है तो पेयर्ड में। तो यही उन्होंने पहला कंक्लूजन दिया मेंडल ने। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स और यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर हमेशा किसमें होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या था इनका, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें उन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जब किसी इंडिविजुअल के अंदर हम मान लेते हैं 2 एलील्स हैं, एक एलील्स डोमिनेंट है और दूसरा एलील रिसेसिव है,
तो जब भी किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए अगर कोई एलील डोमिनेंट है तो इस डोमिनेंट एलील्स की उपस्थिति में ये जो रिसेसिव एलील्स है वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा और सभी के सभी जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा वो हमेशा डोमिनेंट वाला फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को दिखाएगा। अर्थात इसको इन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लेकिन आप जानते हैं बाद में इसके एक्सेप्शंस भी हुए। जैसे सपोज दैट हम रेड और व्हाइट फ्लावर्स के बीच में अगर क्रॉस कराएं तो आपको पता है अगर हम रेड को डोमिनेंट मान रहे हैं तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर आने चाहिए, है ना, भले ही वो इम्प्योर हो। लेकिन आपको पता है कि जब कभी कभी हम जैसे मिराबिलिस इलापा में आप देखते हैं कि जब रेड और व्हाइट्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमको ना तो रेड मिलते हैं ना तो व्हाइट मिलते हैं, क्या मिलता है वहां पर हमको पिंक फ्लावर मिलते हैं। इसका मतलब क्या था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया था वो पूरी तरह से राइट नहीं था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते क्योंकि शुरुआत की थी। जिस तरीके से अगर हम बात करें ट्रेन की तो ट्रेन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट हम मानते हैं। भले ही जेम्स वाट ने वहां पर स्टार्टिंग करा था, भाप का इंजन बनाया था, आज भाप के इंजन को रिप्लेस किया जा चुका है इलेक्ट्रिक इंजन से, लेकिन क्या उसकी इंपॉर्टेंस को नकारा जा सकता था? वैसे ही यहां पर मेंडल्स के इस कंक्लूजन को नकारा नहीं जा सकता था। लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी भी देखने को मिलता है, उसके एक्सेप्शंस के रूप में कहा जा सकता है कि भाई इसके एक्सेप्शन भी मौजूद है, इसलिए ये पूरा नियम, ये जो नियम है पूरी तरह सत्य नहीं है, लेकिन पूरा असत्य है, ये गलत है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा कंक्लूजन क्या था मेंडल का? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट। इन्होंने ये कहा कि जब किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए अगर वहां पर कैरेक्टर चूंकि यूनिट पेयर में मौजूद है और मान लेते हैं ये हेटेरो है, तो जब इसके गैमीट बनेंगे तो गैमीट बनने के दौरान ये जो दोनों एलील्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए जो गैमीट बनते हैं वो पूरी तरीके से प्योर बनते हैं। प्योर का मतलब देखो इसमें सिर्फ कैपिटल टी है, ये पूरा प्योर है, इसमें सिर्फ स्मॉल टी है, तो ये सिर्फ प्योर है। तो तीन कंक्लूजन इस तरीके से मेंडल्स ने दिए। पहला कंक्लूजन फिर से जरा इसको समझ लेते हैं। पहला कंक्लूजन क्या था? पहला कंक्लूजन था मेंडल्स का, अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच जेनेटिक कैरेक्टर कंट्रोल्ड होते हैं एक पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर से। किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर अगर हम मान लेते हैं, जैसे सपोज दैट हम मान ले फ्लावर का कलर, हम मान ले फ्लावर का कलर, ये क्या हो गया? फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर का कलर क्या कलर हो गया? ये हो गया कैरेक्टर। अब फ्लावर के कलर मान लो दो तरीके के हैं, हम मान लेते हैं एक रेड है फ्लावर का कलर और दूसरा हम मान लेते हैं व्हाइट है। तो रेड और व्हाइट क्या है? रेड और व्हाइट ट्रेड्स हैं, फ्लावर कलर हो गया कैरेक्टर। अब देखो यहां पर अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई प्लांट है और उसके अंदर ये जो कैरेक्टर है वो हमेशा कैसा होगा? या तो इस फॉर्म में होगा आर आर, या ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, क्लियर है, या स्मॉल आर या स्मॉल आर होगा। तो हमेशा जो है कैरेक्टर कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंतर्गत। यही उन्होंने फर्स्ट कंक्लूजन दिया। चलिए सेकंड कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि ये कंक्लूजन टोटली किस पर बेस्ड है? ये टोटली बेस्ड है F1 जनरेशन पे। याद रखिएगा सेकंड कंक्लूजन मेंडल का F1 जनरेशन पे बेस है, जिसमें सभी के सभी प्लांट्स टाल थे। उन्होंने कहा कि जब दो डिफरेंट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल, डिफरेंट यूनिट का मतलब क्या है? मान लो ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो हम बोलेंगे डिफरेंट यूनिट है। अगर ये कैपिटल टी और कैपिटल टी होते तो हम बोलते सेम यूनिट है। लेकिन यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जब डिफरेंट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट होते हैं किसी सिंगल इंडिविजुअल के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अब चूंकि कौन एक्सप्रेस करेगा? जो डोमिनेंट होगा। तो कैपिटल टी चूंकि यहां पर है तो यहां पर जो भी प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो लंबे होंगे, क्योंकि डॉर्फ वाला अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने दिया सेकंड कंक्लूजन, और इसी को कहा गया कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। चलिए तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है
तो गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान इंडिविजुअल के अंदर जो पेयर्ड में यूनिट फैक्टर है वो एक दूसरे से सिग्रीगेट हो जाते हैं और जो गैमीट बनते हैं वो प्योर बनते हैं। ये था इनका थर्ड कंक्लूजन। क्या कहा कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर ऑफ पेयर सिग्रीगेट रैंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड डिफरेंट गैमीट। प्रत्येक गैमीट रिसीव करेगा सिर्फ वन फैक्टर ऑफ पेयर का, एक फैक्टर को रिसीव करेगा और क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। जैसे हम बात करें किसी इंडिविजुअल के अंदर, हम मान लेते हैं फ्लावर के कलर के लिए दो यूनिट फैक्टर उपस्थित है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो एक में कैपिटल आर चला जाएगा और दूसरे में स्मॉल आर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों को दोनों गैमीट पर्टिकुलर फैक्टर्स के लिए बिल्कुल प्योर है। ये कहा गया थर्ड कंक्लूजन में मेंडल्स के द्वारा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्या 3 कंक्लूजन थे। जैसे सेकंड वाला बेस था F1 जनरेशन पे, इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड क्या कह रहा है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। इसके साथ ही जो बच्चे यहाँ पर नए हैं इनका मोस्ट एंड वार वेलकम है। बच्चों अगर आप चाहते हैं मेरे लाइव सेशंस और आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो छोटे से 3 सिंपल वे हैं, आप देख लीजिए। इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। पहला रास्ता ये है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप DNCMI टाइप करिए, यहाँ पर हमारा ऐप ओपन हो जाएगा और ऐप का नाम है DNCMI एजुकेशन केवी मीडिया। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐप को डाउनलोड करें आप देख लें पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है या नहीं। इससे एक तो फायदा ये होगा कि जो भी मैं लेक्चर्स आपको दे रहा हूं, अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube में देख रहे हैं तो वहां पर आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको ये हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसका होम पेज होगा वहां पर सारे आपको लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड रास्ता क्या है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड रास्ता क्या है, सेकंड रास्ता ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पर भी हमने अपना चैनल बनाया हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू जुड़ जाइए। और तीसरा जो रास्ता है वो है, अगर आप ये लेक्चर इस समय आप YouTube पर देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल पाए। अभी तक 18,000 से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं नीट के प्रिपरेशंस के लिए और अब आपका भी मोस्ट वेलकम है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। जितने भी बच्चे हैं लाइक जरूर करके जाइएगा। बाय बाय, सी यू, बाय।